नमस्ते। मैं बात करने वाला हूं अब, जाहिर सी बात है चुनाव खत्म हो चुके हैं, सबके भाग्य के पिटारे वोटिंग मशीन में बंद हो चुके हैं। अब एक ही चर्चा बचती है कि कौन कहां का विधायक बनने वाला है, बनेगा भाई या नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा। उत्तराखंड में अगर सरकार बनेगी तो किस पार्टी की बनेगी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी विधानसभा से कौन बनने वाला है विधायक, कांटे की टक्कर है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारी विधानसभाओं में वोटर साइलेंट है, वोट देने के बाद भी चुपचाप घर में बैठा हुआ है। हो सकता है वो भी इंतजार कर रहा हो कि विधायक जो बनेगा उसके पास जाकर के ये साइलेंट वोटर कह देंगे कि वोट तो मैंने साहब आपको ही दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आज हम बात करने वाले हैं राजेंद्र चौधरी जी से, जो कि महामंत्री बने हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ सवाल यही कि क्या लगता है आपका जो, चूंकि राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मैं समझता हूं कि कई बार आप कई लोगों के साथ ताल्लुकात आपके जो होते हैं उसी तरीके से होते हैं, सुझाव भी देते रहते हैं। आज तो सुझाव नहीं, मैं तो सीधा क्या रिजल्ट जानना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको, खासतौर पर रुड़की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो। रुड़की विधानसभा का जो रिजल्ट है वो 100% कांग्रेस के हक में आने जा रहा है। नहीं, जब मैं मंडल अध्यक्ष जी से बात कर रहा था वो कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, उसके कई कारण हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ वो चुनाव ऐसे मुद्दों पर हुआ जो मुद्दे जनता से सीधे जुड़े हुए थे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी। महंगाई को लेकर के तो मुझे नहीं लगता कि रुड़की विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी ने डिस्कस किया है। नहीं डिस्कस किया, लेकिन जो शांत मतदाता है उसके मन में महंगाई की मार भी। शांत मतदाता से एक सवाल मैं करता हूं आपसे। शांत मतदाता एक्चुअली कहा जाता है कि जो शांत मतदाता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उसका रुझान ज्यादा होता है। नहीं, वो फेडअप हो गए। इस समय जो लोअर मिडिल क्लास है सोसाइटी की, फार्मर्स क्लास है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब भाजपा की आर्थिक नीतियों से मरे पड़े हैं। जिक्र नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा ही आ जाए, वरना वो दिल से चाहते हैं। तो अच्छा, जो साइलेंट वोटर हैं वो क्या चाह रहे हैं, किसके तरफ हैं? देखो, साइलेंट वोटर ने बहुत उम्मीद करके 2014 से 2019 तक वोट किया। जब रिजल्ट नहीं आया तो इस बार उन्होंने साइलेंटली अपना काम कर दिया है। तो पिछले बार अगर साइलेंट, उस समय तक साइलेंट वाली कंडीशन नहीं थी। किस समय तक? अगर आप सिर्फ 19 के इलेक्शन में तो साइलेंट थे लोग, लेकिन उसके पहले जब भी अगर 17 के चुनाव की हम बात करें तो उस वक्त कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई थी। एक तरफ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे तो दूसरे बीजेपी के अगेंस्ट में थे जी। पर इस समय का जो इलेक्शन है 2022 का, इस समय लोग साइलेंट थे जी। तो ऐसा ही साइलेंट मोड 2019 में रहा है जब लोकसभा का चुनाव हुआ और हक गया और चला गया पूरा बीजेपी के पक्ष में। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो साइलेंट वोटर से पूरा बीजेपी के पक्ष में गया हो? नहीं, जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ ना, वो बालाकोट के बाद चेंज हो गया। पठानकोट हमले के बाद जब हमारे, लेकिन वोटर तो साइलेंट था ना। हाँ, वोटर साइलेंट था, लेकिन नेशनल इशू जब उभरा, पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा, तो उसके बाद लोगों को लगा कि जो है हमें निर्णय कुछ ऐसा लेना चाहिए, और जो सिस्टम में थे उन्हें ही, उनसे उम्मीद थी कि शायद ये कुछ करेंगे, उस हिसाब से लोगों ने वोट किया। अब जो 2022 का जो चुनाव हुआ, रुड़की और रुड़की के आसपास हमारे इश्यूज जो हैं वो पर्वतीय इश्यूज से अलग हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग है, हमारा मतदाता भी उनसे भिन्न है। पहाड़ में आप देखिए 2 या अधिक से अधिक 3-4 जातियाँ हैं, हमारे यहाँ 36 जातियों का चुनाव। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ किसान बहुत बड़ी तादाद में, मजदूर बहुत बड़ी तादाद में, आबादी का अनुपात भी ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज़्यादा है। इसलिए इन मुद्दों पे हमारे यहाँ चुनाव हुआ है। ये अच्छी बात है कि आपने इस बात का जिक्र किया कि आबादी ज़्यादा है, इस वजह से बेरोजगारी है। बिल्कुल, मतलब प्रोपोर्शनली तो होगा ही। मतलब भाजपा का रोल नहीं है भाई, भाजपा का भी रोल है, बेरोजगारी में भाजपा का रोल नहीं है, ऐसा है। आप समझिए, क्योंकि जब आबादी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है जी, तो उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, आप तो मानते हैं ना, मतलब अगर आबादी कंटिन्यूअसली, मैं 1 मिनट, मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए जी। रोजगार के अवसर भी वहीं दिए जाते हैं जहां रोजगार करने वाले लोगों की उपलब्धता हो। आप बताइए ना, कि आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए कि पिछले 5 साल की सरकार ने हरिद्वार जिले में कितना रोजगार सृजन किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये सरकार
डेवलपिंग नेचर की होती, विकासशील सरकार होती, तो इस पे जो 45,000 करोड़ कर्ज था वो 90,000 करोड़ क्यों होने जा रहा है 31 मार्च तक? इस सरकार ने तो कर्ज लिया और घी पिया, इसने किसी का काम नहीं किया। सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस के महामंत्री सामने आप इसलिए ये बात कह रहे हैं नहीं ना, क्योंकि लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप निष्पक्ष होकर के बात कर रहे हैं। आप महामंत्री पद होने के नाते शायद आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जनता पिटी पड़ी है। जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मेरे पॉलिटिकल आइडेंटिटी से परिचित नहीं है, मैं उनके दिलों की बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कर्ज 5 साल के स्पैन में जो डबल हुआ है उसे भी कम करना है, रोजगार सृजन भी करना है, जनता के लिए कुछ ऐसी योजनाएं भी शुरू करनी है जिससे हमारा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आप रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं रोजगार से हट करके फिर मैं आऊंगा कहीं किसी और विषय पर, लेकिन रोजगार की बात जरूर कर लूं। रोजगार आखिर सरकार देगी किस आधार पे, किस तरीके से आधार देती है, कैसे कैसे वो सृजन करती है रोजगार का? नहीं, सरकारें कैसे करती हैं? रोजगार कई तरह से सृजित होता है। एक सरकारी विभागों में हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं, एक योजनाओं के द्वारा लाभ देते हैं। आप अगर हरिद्वार जनपद को देखें तो यहाँ जब औद्योगिकरण हुआ उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसमें सरकार ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया और उद्योगपतियों को फैसिलिटेट करके दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ खुशहाली आ गई। और एक आंकड़ा है कि हरिद्वार जनपद में पूरे देश में 1 महीने में सबसे ज़्यादा कारें हरिद्वार जनपद में बिकी। यह आंकड़ा है शायद 2006 या 2005 का। तो इससे अपने आप साबित होता है कि हमारे, और दिखाई भी दे रहा है, हजारों दुकानें खुल गई, लाखों लोगों को फैक्ट्रियों में इधर उधर रोजगार मिला, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई कुछ तो कर ये रहा है। काम बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी ने कहाँ किया? बीजेपी ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया और 100 रुपए इन्वेस्टमेंट के नहीं आए। कहीं आए हो तो बताएं। चलिए, इस पे हम चर्चा जरूर करते रहेंगे जब हम उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में पूरी बात करेंगे। आपने कहा कि रुड़की विधानसभा का विधायक कांग्रेस का होगा। बिल्कुल होगा। कोई चूंकि जब राजनीतिज्ञों से बात करूंगा तो कैलकुलेशन की बात जरूर करूंगा मैं। वो क्या कैलकुलेशन है? पिछली बार आपका कैंडिडेट का मतलब आप भारत कांग्रेस पार्टी 12,000 से ज्यादा वोटों से हारी है जी। इस बार ऐसा क्या है? कौन सा कैलकुलेशन है? किस आधार पर आपको लग रहा है? जो हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक जो भाजपा से लड़े और 12,000 वोटों से जीते, प्रदीप बत्रा जी, इस बार उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा नंबर 1। नंबर 2, ये जो राज्य सरकार है इसमें जो बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहे, उन्होंने यहाँ की विकास की जो योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी थी। ऐसा मैं सुनता हूँ कि 4 साल तक एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यालय में भाजपा के विधायक तक नहीं गए। मैंने खुद देखा है समाचार पत्रों में और मीडिया पे कि थाने में भाजपा के लोगों की पिटाई हो गई, पुलिस ने कर दी, जबकि उनकी बात जायज थी। ऐसे हालात किस बात को आप जायज कर रहे हैं जहां पर पिटाई होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? मंगलौर में होगी। अच्छा, वो बात जायज थी? मैं मानता हूं जायज थी। अच्छा, जब ट्रांसफर हुआ एसएचओ का, तब कांग्रेस के लोगों ने ही उसका विरोध किया था कि देखो तानाशाही चल रही है। मैं अपनी व्यक्तिगत, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत बात जी, मैं अपनी व्यक्तिगत ज्ञान से कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में, जब आप पॉलिटिकल सिस्टम है हिंदुस्तान में जनता वो मत का दान करती है। मतदान करके जनता ये अपेक्षा करती है कि सरकार उसे कुछ दे, और दुर्भाग्य से भाजपा की सरकार ने दद्दा पढ़ा ही नहीं है। इसके यहाँ तो सिर्फ लो खून भी निकाल दिया लोगों का, दादा नहीं पड़ा। चलो, टैक्स देखो, 100 रुपए पेट्रोल, मतलब लेकिन रुड़की विधानसभा में इन सब बातों पे चर्चा हुई नहीं। बहुत किसी भी चैनल पे भ्रष्टाचार पे भी चर्चा हुई। किसी भी चैनल पे हम भ्रष्टाचार की बात हुई थी, लेकिन किसी भी चैनल पे बेरोजगारी को लेकर के बात नहीं हुई। किसी भी चैनल पर आप जिन विषयों की बात कर रहे हो उन विषयों पे चर्चा हुई नहीं। जनता ने की है, जनता ने आंकलन किया। जनता ने आंकलन। कितने वोट से आपका प्रत्याशी जीत रहा है? मेरा मानना है 3,000 वोट से। 3,000 वोट से। चलो, मतलब
भाजपा के मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी 5 से 7 हजार वोटों से जीत रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं 3 हजार वोटों से। और 3 हजार अगर वोट का डिफरेंस हो जाए, रुड़की भी अगर जीत 3 हजार वोटों का डिफरेंस हो जाए तो बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाएगा। 3000 का डिफरेंस हो अगर फिर से अगर आप कह रहे हैं 3 हजार प्लस है आपका, अब वो 3 हजार निर्दलीय या कहीं और चला गया तो बीजेपी का प्रत्याशी जीत सकता है। नहीं, बिल्कुल रुड़की का चुनाव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कलियर का चुनाव बिल्कुल क्लियर है। क्लियर में क्या लगता है? क्लियर में कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस भगवानपुर में कांग्रेस जीत रही है। कैलकुलेशन झबरेड़ा में कांग्रेस जीत रही है। मंगलौर में कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है मंगलौर में। बिल्कुल 100%। मंगलौर में तो ये लोग कहते हैं कि हाजी के पास वोट चले गए हैं। जो लोग मंगलौर के राजनीतिक माहौल से परिचित नहीं है, जो मंगलौर नहीं गए, वो अपने घर बैठे कह रहे हैं कि हाजी आप मतलब काजी जी के एंटी इनकम्बेंसी को आप काउंट नहीं करेंगे, पर रुड़की के विधायक का काजी जी की क्या एंटी इनकम्बेंसी है? सरकार में जब वो विधायक हैं तो एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं का होगा ना, और किसका नहीं, होगा? वो सत्ताधारी दल के विधायक थोड़े ही है कि वो सत्ताधारी कुछ दल कर के नहीं किसी भी सके। विधायक तो है ना, उन्होंने बहुत काम किया। विधायक है तो उनका एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा। नहीं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कुछ लोगों को जोड़ा भी है। अच्छा, आप देखिए, पुराने गए और नए आ गए। मंगलौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने खिलाफ लड़े 3 प्रत्याशियों को, जिनमें से 2 भाजपा से लड़े, कलीम अंसारी, ऋषिपाल बालियान, और एक लोकदल से लड़े गौरव चौधरी। उन तीनों को कांग्रेस के मंच पे लाने का सराहनीय काम किया है तो काजी निजामुद्दीन ने किया। मतलब आपको लगता है कि वो सबको लेकर के आए हैं अगर कांग्रेस पार्टी में, तो इस आधार पे कांग्रेस पार्टी इसमें उनकी जेंटिलिटी काउंट करती है कि उनका मन यही काम अगर बीजेपी के किसी विधायक ने किया होता तो आप कहते देखो खरीद फरोख्त हो रही है। नहीं, कोई खरीद फरोख्त नहीं। फिर आप कहते उस चीज को उन्होंने जो लोग, मैं बहुत मतलब सही कह रहा हूं मैं, आप कह सकते हैं ऐसा होता। चलिए ठीक है। अगर झबरेड़ा में आपको लगता है कि वीरेंद्र जाति जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। वीरेंद्र जाति राजपाल नहीं जीतेंगे? नहीं, राजपाल को, क्या कमी है? अगर राजपाल को कांग्रेस से टिकट होता इस बार तो शायद वो भी जीत जाते। अच्छा, वहां पर शायद है और यहाँ पर कंफर्मेशन है? बिल्कुल कंफर्म है। नहीं, कारण क्या है? कारण वो शायद जीतते और ये कंफर्म जीतते। नहीं, एक तो जाति जो है वो युवा चेहरा है, नए फ्रेश कैंडिडेट है, उनकी कोई कमियां लोगों को जानकारी नहीं है, शायद उनमें कुछ है भी नहीं। दूसरी चीज, जो उन्होंने डोर टू डोर कन्वेंसिंग की है पिछले 2 सालों में, वो हरिद्वार जनपद में शायद उनके अलावा किसी व्यक्ति ने नहीं की। अगर एक आदमी ने की है तो उन्हें टिकट नहीं मिल सका। नाम बताएंगे? नहीं, अब छोड़िए, वो पार्टी छोड़ के चले गए। जब पार्टी छोड़कर चला गया तो आप उसी के खिलाफ हो गए? था मतलब थे तो आपके आदमी ना? हाँ, हमारे सीनियर लीडर थे। तो आपने वोट किसको करवाया वहाँ पे? नहीं, आपने ये नहीं कहा कि भाई मेरे सीनियर लीडर थे, मित्र हैं? नहीं, जब वो दूसरी पार्टी, नहीं, मैं तो निभानी पड़ेगी ना। आज मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। मैं पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में किसी ऐसे पद पे नहीं रहा कि जिसे मैं कह सकूं कि मैं सफल हूँ। मैंने जब भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, तन मन धन से कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ काम किया। और कई बार मेरे सामने ऐसा संकट भी आया कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त दूसरी पार्टियों से लड़े, लेकिन मैंने अपना ईमान डिगने नहीं दिया। अगर वहाँ पर भूरा जी, कलियर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, भूरा जी और शादाब आलम जी ज़्यादा वोट्स लेके चले जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है किसी और भी व्यक्ति का या भूरा जी का कहीं नाम आ सकता है या बीजेपी जीत सकती है वहाँ से? नहीं, दूर दूर तक नहीं है। और मतदाता, ग्रामीण मतदाता, वो शहर के मतदाता के मुकाबले बहुत समझदारी से वोटिंग करता है। चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स को जिस दिन रिजल्ट्स आना होगा उस दिन आप इसी फेसबुक पेज पर आइएगा और लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी फेसबुक पेज पर आपको मिलेंगी। हरिद्वार जिले की एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन आप झबरेड़ा की बात की, भगवानपुर की बात की, भगवानपुर में भी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि बसपा ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं, बसपा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बसपा अच्छी फाइट कर रही है। अच्छा, रुड़की में फाइट नहीं है? पिछली बार जो बसपा, रुड़की में फाइट नहीं है? नहीं, रुड़की में आप एक तरफा बता रहे हैं, वहाँ पे फाइट बता रहे हैं। मैं बता, वहाँ पे बनी बसपा जीत सकती है। 2017 अगर फाइट में है मतलब वो भी जीत सकते हैं। देखिए, क्योंकि अब तो वोटिंग हो चुकी है ना। जब 2017 का चुनाव हुआ तो वहाँ बसपा बहुत ज़्यादा नीचे थी, शायद 10,000 से भी कम में बसपा थी। अगर उस एंगल से जो लोग देख रहे हैं वो बसपा को उभरता हुआ देख रहे हैं। लेकिन भाजपा ऐसी माइनस चलेगी इस बार वहाँ पिछली दफ़ा 44,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिली थी। मेरा ऐसा मानना है
चूँकि मैंने वहाँ एक मीटिंग भी की है, मैं 2-3 बार गया भी हूँ, कि वहाँ इस बार उन्हें वोट ज़्यादा मिलेगा। और ये भी हो सकता है वो जीत जाए। कौन? बसपा के? नहीं, जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस उम्मीदवार को वोट 44,000 से ज़्यादा मिलेंगे। पदाधिकारी कांग्रेस के हैं तो बात बीएसपी की कैसे कर लेंगे? वो भी बहुत तकलीफ नहीं, दे हमारी होगा। कुछ सीटें कमजोर रहेगी। खानपुर हमारी कमजोर रही है, मैं मानता हूँ। खानपुर कमजोर है, मैं मानता हूँ। जमानत? अब देखिए, अब तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करता रहूंगा। सर आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश दोस्तों इस जी। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।